तो इसलिए कल आप जब भी वो यूजर ये कर रहे थे, नया प्रोजेक्ट बना रहे थे, हाँ, तो एक विदाउट एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं हो रहा था वो। हाँ, हाँ, तो नहीं, उसको विच इज किसी भी। वैलिड ना। अभी हाँ, करेक्ट। ऑर्गेनाइजेशनल यूजर, अब मैं कैपजेमिनी का यूजर हूँ तो मैं प्राइवेट उस पे कैसे बना सकता हूँ? हाँ हाँ। सो अगर मतलब आप बना सकते हो, बट यू विल हैव टू यूज अ प्राइवेट दिस जीमेल आईडी। आप अपने कैपजेमिनाई के आईडी से नहीं बना पाओगे ऐसा। हाँ, करेक्ट हाँ ना। हाँ। ओके। सो वन मोर थिंग, व्हेन जैसे मैंने अभी ये info@vcreative.com के नाम से बनाया है। सो मैंने भले इस अकाउंट को बनाया तो भी मुझे सारे परमिशंस नहीं मिल जाते। So if I want to create a project in another say organization, or I can create a project in another organization, हाँ? अगर मुझे परमिशन मिलता है, से फॉर एग्जांपल आपने jayesh.com का सेटअप किया एंड हम्म। jayesh.com का उसमें आप मेरा यूजर ऐड करके मुझे अगर राइट्स दोगे ना, तो मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट बना पाऊंगा, बिकॉज यू आर एन ऑर्गेनाइजेशन। बट नो, नो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बना पाऊंगा ऐसा। ओके, ऐसा है ओके, क्या? हाँ। सो सो क्रॉस आई कैन हैव ऑर्गेनाइजेशन। अनदर ऑर्गेनाइजेशन, बट नो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बना पाऊंगा ऐसा। अच्छा, ओके। ओके। और जैसे मैंने बोला आईएएम में हमको हम यूजर बनाते हैं, सो यूजर को बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन मिलता है, जो मेन यूजर है। बट इफ ही वांट्स टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट या फोल्डर, तो आपको फोल्डर क्रिएटर या प्रोजेक्ट क्रिएटर का परमिशंस ऐड करना पड़ता है। ओके। हम्म। सो जो हायरार्की है, दैट फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन, देन फोल्डर, देन प्रोजेक्ट्स एंड देन रिसोर्सेस। ओके। सो हाउ टू क्रिएट फोल्डर्स, आपको आईएएम के अंदर मैनेज रिसोर्सेस का ऑप्शन है, जहाँ पे आपको अगर प्रोजेक्ट डिलीट भी करना है कोई, तो ये मैनेज रिसोर्सेस में जाके आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंडर प्रोजेक्ट्स लिस्ट रहेंगे, और वो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। सो यू कैन क्रिएट अ प्रोजेक्ट और क्रिएट अ फोल्डर फ्रॉम हियर। ठीक है, फोल्डर यानी समझ लो डिपार्टमेंट वाइज आपको बाइफर्केशन करना है, तो आप फोल्डर में कर सकते हो, एंड उस फोल्डर के अंदर देन यू कैन क्रिएट अ प्रोजेक्ट। ठीक है। सो नाउ वी क्रिएटिव के अंदर एक डेव करके फोल्डर बन गया। सो नाउ आई विल क्रिएट अ प्रोजेक्ट। सो अब नाउ आई कैन ब्राउज द फोल्डर, कि उसको डायरेक्टली मुझे ऑर्गेनाइजेशन के अंडर बनाना है, या मैंने जो फोल्डर बनाया उसके अंदर बनाना है। सो लोकेशन मैंने सिलेक्ट कर लिया, समझो डेव के अंदर मैं डेव टेस्ट नाम का एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। ओके। सो अब मेरे हायरार्की में एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डेव फोल्डर है, एंड उस डेव फोल्डर के अंदर डेव टेस्ट नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया मैंने। ओके। सो नाउ वॉट एवर हम्म। रिसोर्सेस आई विल बी क्रिएटिंग, इट विल बी इनसाइड दिस डेव टेस्ट प्रोजेक्ट। ओके। और ये ऑप्शन कहाँ से है? आईएम में है क्या ये आईएएम ऑप्शन? के अंदर, आईएएम के अंदर नीचे आपको मैनेज रिसोर्सेस का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, दिस मैनेज रिसोर्सेस, अच्छा, ओके, हाँ, ठीक है। जहाँ पे वो कोटाज वगैरह एंड होता है ना, उसके नीचे। हम्म। तो तो वहाँ पे जाके आपको अगर प्रोजेक्ट डिलीट भी करना है, तो जस्ट सिलेक्ट योर प्रोजेक्ट और वो डिलीट कर सकते हो आप यहाँ से। सो प्रोजेक्ट डिलीशन में जब तक कोई एक्टिव रिसोर्स उसमें रनिंग होगा या तो तो वो डिलीट नहीं होगा, करेक्ट, मतलब वो नहीं होगा? हाँ, वैसे डिलीट नहीं होगा। सो यू विल हैव टू फर्स्ट डिलीट योर इंस्टेंसेस, जो भी वर्किंग रिसोर्सेस है उसको डिलीट करो, एंड देन यू कैन डिलीट द प्रोजेक्ट। हाँ। इवन दो रिसोर्सेज स्टॉप्ड मोड में होंगे तो फिर भी नहीं होगा ना डिलीट? नहीं नहीं, डिलीट नहीं करेगा, आपको पहले रिसोर्स इंडिविजुअली डिलीट करना पड़ेगा। ओके। और प्रोजेक्ट्स क्लोन होता है क्या इसमें? नहीं नहीं ना? नहीं नहीं, प्रोजेक्ट क्लोन का ऑप्शन तो देखा नहीं है ऐसा, कि डायरेक्टली हम लोग ट्राई कर लेते हैं अगर न्यू प्रोजेक्ट, बट नहीं, डायरेक्टली न्यू प्रोजेक्ट बनाते तो क्लोन का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है कहीं पे, कि किसी में नहीं ना? कर ला, बिकॉज क्लोन करते हैं तो वो अगर समझो प्रोजेक्ट वन में चार पांच इंस्टेंसेस है, तो वो भी क्लोन करेगा, विच वुड बी नॉट कॉस्ट इफेक्टिव ना। हमको मतलब जैसे बनाना है वैसे बनाना पड़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोजेक्ट बनेगा।
आप मशीन्स क्लोन कर सकते हो। ओके, सो हम्म। इन अनदर प्रोजेक्ट तो उसका ऑप्शन है, प्रोजेक्ट क्लोनिंग का ऑप्शन नहीं है। अच्छा, मशीन क्लोन हो जाता है सेम हाँ स्टेट में, हाँ, सेम डेटा के साथ। करेक्ट। सो कैसा रहता है, किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर में ये ऑप्शन है, बट डायरेक्टली क्लोन का आपको बटन नहीं मिलेगा। लाइक यू कैन हैव अ बटन लाइक लॉन्च मोर लाइक दिस, ठीक है, ये बटन हो सकता है कि एक मशीन आपने बनाया विथ विंडोज ओएस, तो वो बनने के बाद वहाँ पे आ जाएगा कि लॉन्च मोर लाइक दिस, तो सेम ओएस के दूसरा बन जाएगा। बट व्हाट इफ यू ट्रांसफर सम डेटा इनटू अ मशीन एंड फिर आपको उसका क्लोन करना है, तो उसका एक ही ऑप्शन है कि एक उस मशीन का बैकअप लेना और उस बैकअप में से फिर से लॉन्च करना, विच वुड बी अ क्लोन। ऐसा ओके। ये कर सकते हो। ठीक है, हम लोग आते हैं नेटवर्किंग पे। ओके, सो कल हम लोग ने एक वीपीसी नेटवर्क बनाया था, ये मैंने प्रोजेक्ट डिलीट किया है, सो मैं फिर से एक वीपीसी नेटवर्क बना देता हूँ। ये कल तो हमने बनाया था, ये आज फिर से क्यों इनेबल मांग रहा है? मैंने प्रोजेक्ट डिलीट किया ना, तो डिसेबल हो जाता है क्या नया वो? प्रोजेक्ट बनाया, सो नए प्रोजेक्ट में कंप्यूट इंजन एपीआई एनेबल करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, प्रोजेक्ट वाइज है ना, ओके ओके हाँ ओके। हाँ तो हर एक नए प्रोजेक्ट में सब कुछ इनेबल करना पड़ेगा, राइट? हाँ। सब डिसेबल में आएगा, ओके। सो बाय डिफॉल्ट इन एवरी सर्विस एवरीथिंग इज डिनाइड। आपको जो जो सर्विस चाहिए वो एक एक करके आप एनेबल करते जाओ। हम्म। ऐसा कोई सर्विस है क्या जिसको हम इनेबल करेंगे तो तभी से चार्ज लगना शुरू होता है? ऐसा नहीं होता ना? नहीं, ऐसा एक भी सर्विस नहीं है। ठीक है, अच्छा, वीपीसी के इस बारे में हम लोग थोड़ा फैक्ट्स देख लेते हैं कि वीपीसी जो है, सो इट इज़ एन आइसोलेटेड नेटवर्क अक्रॉस ऑल जीसीपी अकाउंट्स। ठीक है, मतलब योर वीपीसी कैनॉट टॉक विथ अनदर वीपीसी इन योर अकाउंट इटसेल्फ। बाहर का अकाउंट तो छोड़ ही दो, आपके ही अकाउंट में वो लोग आपस में बात नहीं कर सकते। यू विल हैव टू पीयर देम। ओके, तो पीयर नेटवर्क क्रिएट करो या फिर शेयर्ड नेटवर्क क्रिएट करो, शेयर्ड वीपीसी या पीयर्ड वीपीसी। ओके, वीपीसी के अंदर यू क्रिएट सबनेट्स। तो सबनेट्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है व्हेन यू क्रिएट अ सबनेट विच इज़ योर, जैसे अभी डिफॉल्ट वीपीसी है, समझो मैं क्रिएट वीपीसी करता हूँ। Sorry, ठीक है, डेव वीपीसी। ओके, सो सबनेट का कस्टम एंड ऑटोमेटिक क्रिएशन मोड है, ये तो सबको क्लियर है, राइट? इसमें इतना कुछ डीप है नहीं। ओके, सो कस्टम में यू विल कौन सा? कस्टम एंड ऑटोमेटिक मोड व्हाइल क्रिएटिंग सबनेट्स। सो हाँ, इन कस्टम ऑटोमेटिक यू में हैव सभी टू, सभी डिसीजन बन बनेगा, जाएगा, राइट? एंड कस्टम में आपको खुद को आईपी एड्रेस बना। असाइन करना पड़ेगा। हम्म। अच्छा, कल जो हम लोग ने वीपीसी बनाया उसके ऊपर से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे पियरिंग का रिगार्डिंग क्वेश्चन है, हमने पियरिंग देखा नहीं है, बट समझो देर इज अ वीपीसी ए विथ से उसके अंदर एक सबनेट है 10.1.0.0/24। ओके, हम्म। एंड देर इज अ वीपीसी बी with a 10.1.0.0/24। ओके, दोनों डिफरेंट वीपीसीज है, सो ऑब्वियसली दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट विथ ईच अदर। ओके, हम्म। इन दोनों को अगर बात करना है तो मुझे पियरिंग करना पड़ेगा ऑफ बोथ वीपीसीज। ओके, सो इन दिस केस पियरिंग पॉसिबल है या नहीं है, क्या लगता है? In this case, नहीं होगा पॉसिबल। ओके, कैसे? सेम आईपीज है ना, सेम हाँ आईपी रेंज है।
हाँ हाँ, सो अगर जैसे किसी भी सबनेट हाँ का ओवरलैपिंग आईपी है तो उसका पियरिंग नहीं होगा। ओके, सेम थिंग गोज विथ योर वीपीएन ऑल्सो। जो मैंने बोला कि ऑन प्रीमाइसेस से आप जीसीपी पे कनेक्ट करते हो, तो आपके ऑन प्रीमाइसेस में भी एक प्राइवेट आईपी रेंज रहेगा, करेक्ट? तो वो प्राइवेट आईपी रेंज और जीसीपी का वीपीसी का प्राइवेट आईपी रेंज अगर सेम है तो भी वो कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा, तो वहाँ पे वो कनेक्शन फेल हो जाएगा। करेक्ट है करेक्ट। ओके। पियरिंग, अच्छा पियरिंग अभी आप बताएंगे ना, पियरिंग हाँ मतलब हाँ क्या? हाँ। पियरिंग मतलब इतना ही है जैसे वो दोनों के बीच में ब्रिज क्रिएट करता है, बस दोनों के बीच में कनेक्शन क्रिएट। अच्छा। दो दो अलग अलग नेटवर्क है ना, वर्चुअल सो प्राइवेट प्लस। मतलब अलग अलग कनेक्शन का इम्पोर्टेंस ये है कि वीपीएन जो है वो जैसे मैंने बताया कि इट कनेक्ट्स योर ऑन प्रीमाइसेस सर्वर टू अ क्लाउड सर्वर। ओके, वीपीएन एंड हाँ। वीपीसी पियरिंग इज कनेक्टिंग टू क्लाउड वीपीसी। उसमें ऑन प्रीमाइसेस का कुछ लेना देना ही नहीं है। दो जीसीपी के वीपीसी अगर साथ में कनेक्ट करने हैं तो आप पियरिंग यूज करोगे, एंड अगर आउटसाइड जीसीपी अगर किसी से कनेक्ट करना है तो वीपीएन यूज करोगे। ओके, सो शेयर्ड वीपीसी जो है वो वीपीएन है, बराबर? नहीं, अच्छा, एक सेकंड, आपको ऐसे बताता हूँ। से आपके पास ये ऑन प्रेम डेटा सेंटर है, हाँ। एक ऑन प्रीमाइसिस डेटा सेंटर है, समझ लो आपका कैप जेमिन है, एंड आप अभी जीसीपी पे अपना अपने जीसीपी पे ये क्लाउड ले लिया, ठीक है? बराबर, हाँ। ओके, अब जीसीपी के अंदर आपने एक वीपीसी बनाया। ओके, हाँ। अब आपके ऑन प्रीमाइसेस समझ लो कैप जेमिनी डेटा सेंटर में भी सर्वर्स है, एंड उनको आपको क्लाउड के सर्वर के साथ कनेक्ट करना है। तो ये बराबर। कनेक्टिविटी है, हियर यू विल इस्टेब्लिश अ वीपीएन कनेक्शन और एन इंटरकनेक्ट कनेक्शन। ओके, करेक्ट, हाँ। बट व्हाट इफ देयर इज एन अनदर वीपीसी इन योर क्लाउड? हाँ। ओके, सो वीपीसी बी है। सो इन दोनों के बीच अगर आपको कनेक्शन चाहिए तो आप यहाँ पे पियरिंग कनेक्शन करते हो। ओके, करेक्ट। बट पियरिंग के सिनेरियो में कैसा आता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ आपके अकाउंट के साथ हो सकता है। व्हाट इफ आपको पियरिंग जो है अब समझ लो मैंने अपना खुद का अकाउंट बनाया, हम्म। ठीक है? देर इज अनदर जीसीपी अकाउंट से मैंने मेरा अकाउंट बनाया, और मेरे अकाउंट में भी मेरे पास एक वीपीसी है। हम्म। सो नाउ इफ वी वांट टू कनेक्ट माय वीपीसी विथ योर अकाउंट्स वीपीसी, तो हम लोग पियरिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है? ये पियरिंग कनेक्शन से पॉसिबल है। हम्म। शेयर्ड वीपीसी पिक्चर में कहाँ पे आता है? दैट हम लोग को पता है कि हायरार्की वाइज एवरीथिंग इज प्रोजेक्ट रिलेटेड, राइट? सारे रिसोर्सेस किसी ना किसी प्रोजेक्ट के अंडर आते हैं। ओके, हम्म। तो मैंने ये जो वीपीसी बनाया है दैट इज ऑल्सो इनसाइड अ प्रोजेक्ट। हम्म। तो समझ लो ये है प्रोजेक्ट 1। ओके, और मैं एक दूसरा प्रोजेक्ट बनाता हूँ अपने, मतलब समझो आप ही अपने अकाउंट में दूसरा प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो इस प्रोजेक्ट 2 के अंदर सेकंड वीपीसी मिलेगा आपको, राइट? बराबर। हाँ, now what if you want to use this same VPC in project 2? ओके। ओके। So in this scenario you will use a shared VPC. So shared VPC works only inside my account, and it is for sharing a particular VPC between two projects. आपको तीनों ओके। का डिफरेंस समझा? शेयर्ड वीपीसी, वीपीएन और पियरिंग वीपीसी का। हाँ, वीपीएन तो क्लियर है, ऑन प्रीमाइस के हाँ, साथ जब कनेक्ट करना है तभी तो ठीक है। वीपीएन आता है, हाँ। हाँ। और अगर मेरे पास समझो प्रोजेक्ट 1 है जिसमें ऑलरेडी वीपीसी है, मैं प्रोजेक्ट 2 बनाता हूँ और उसमें भी सेम वीपीसी रखना है, तो तो वो शेयर्ड शेयर्ड वीपीसी, वीपीसी के थ्रू हो हाँ जाएगा। हाँ, और सेम थिंग। पियरिंग, पियरिंग हाँ जो है बेसिकली अक्रॉस दी डिफरेंट इंस्टेंसेस होगा ना फिर तो, करेक्ट?
डिफरेंट इंस्टेंसेस नहीं, डिफरेंट अकाउंट्स हो गया. सो बेसिकली समझ लो ऑर्गेनाइजेशन वाइज आपके बहुत सारे रीजन में सबनेट्स या अकाउंट्स हो सकते हैं. ओके, से कैपजेमिनाई ने दो प्रोजेक्ट्स क्रिएट किया है एंड दो प्रोजेक्ट के अंदर दो अलग अलग वीपीसी है. समझ लो कैपजेमिनाई के पास दो जीसीपी अकाउंट ही है और दोनों जीसीपी अकाउंट में अलग अलग वीपीसी है. सो देखो शेयर्ड वीपीसी और पियरिंग का ओके थोड़ा सा ओके, सेम ही हाँ है. हाँ हाँ हाँ, ओके, ओके. इतना डिफरेंट नहीं है. बट शेयर्ड वीपीसी काम कहाँ पे करता है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के साथ सिंगल वीपीसी अगर शेयर करना है तो शेयर्ड वीपीसी आएगा. एंड कर दो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेटिंग वीपीसीज बिटवीन को टू डिफरेंट. हाँ कम्युनिकेट करना है तो पियरिंग आएगा ऐसा. गॉट इट गॉट इट गॉट इट, ठीक है, क्लियर हो गया. ओके, तीनों कनेक्शन क्लियर है. हाँ, मतलब वीपीएन जैसा ही है, बट वो जो दूसरा वीपीएन है वो ऑन प्रेमाइसेस होगा, और और पियरिंग जो है वो क्लाउड पे बिटवीन टू होगा, वीपीसीज क्लाउड, हाँ जीसीपी पे होगा. हाँ, करेक्ट. अगर हम एडब्ल्यूएस से कनेक्ट करते हैं तो वो भी वीपीएन से ही करना पड़ेगा ना. वो वीपीएन से करना पड़ेगा बिकॉज वो डिफरेंट क्लाउड हो जाता है ऑल टुगेदर. हाँ, सही सही. अभी अज्यूर में वीपीसी को क्या बोलते हैं वहाँ पे? वीनेट बोलते वीपी हैं ना? वीपीएन है वहाँ पे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है. नहीं, वो हाँ वीपीसी को ही वीपीएन. वीपीएन बोलते हैं वो लोग. लेकिन वहाँ पे मैंडेटरी नहीं है ना फॉर इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए वीपीसी क्रिएट करना पड़ता है, ऐसे कुछ नहीं है. सीधा इंस्टेंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं ना. हाँ तो बट आप नहीं, बट जब आप सीधा इंस्टेंस क्रिएट करते हो ना वो हमको बता दे कि इट इज नॉट मैंडेटरी. बट वो हम्म हमेशा डिफॉल्ट वीपीएन जो होता है ना, डिफॉल्ट नेटवर्क उसमें क्रिएट होता है. हम्म, ओके ओके. क्योंकि वहाँ विदाउट पे नेटवर्क आपका रिसोर्स क्रिएट होगा नहीं, तो वो लोग बैकएंड में डिफॉल्ट नेटवर्क यूज करते हैं. हाँ हाँ, वहाँ पे वीनेट वीनेट भी होता है ना, वर्चुअल वीनेट जो होता है जहाँ पे हम पेयरिंग करते हैं दो दो हाँ सबनेट हाँ बीच में, तो वो विनेट टू विनेट होता है ना वहाँ पे. हाँ. सो दैट विनेट इज ओनली आर वीपीसी. ओके ओके ओके, समझ गया. ओके. सो वीपीसी टर्मिनोलॉजी गूगल और एडब्ल्यूएस का सेम है. एज्योर में वीनेट यूज होता है और एडब्ल्यूएस भी वीपीसी बोलता है, गूगल भी वीपीसी ही बोलता है. पियरिंग कनेक्शन तीनों में सेम है. तो ठीक है. ओके, सो हम लोग आ जाते हैं इसके ऊपर फिर से. सो एक वीपीसी ऑलरेडी था, मैंने दूसरा बनाया डेव हाइफन वीपीसी. ओके, सो हाउ टू क्रिएट वीपीसी वो क्लियर है सभी को. हम्म. ओके, मैंने ऑटो मोड भी बनाया तो सारे रीजन्स में मेरे पास एक एक सबनेट है. हम्म. ओके, अभी समझ लो बाकी क्लियर है सर्विसेज देखते हैं. हाँ, बाकी लोग को क्लियर है ना, कोई डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लो. कि अनुरूप, सॉरी, प्रमोद. हाँ हाँ. अच्छा, अभी आप ठीक. एक चीज नोटिस करो, जैसे मेरा जो डेव वीपीसी है, डिफॉल्ट वीपीसी के सबनेट्स यूएस सेंट्रल वन में 10.128.0.0 से स्टार्ट हो रहा है. सेम थिंग जो कस्टम वीपीसी है उसके अंदर भी यूएस सेंट्रल वन जो है वो 10.128.0.0 से हो रहा है. तो ये दो वीपीसी का अगर मुझे पियरिंग करना है तो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि ओवरलैपिंग सबनेट्स है दोनों के अंदर. सो आई विल हैव टू क्रिएट अनदर वीपीसी. समझ लो ऐसा क्वेश्चन आया कि दो वीपीसीज है जिसका सबनेट सेम है हम्म. एंड देन ऑल्सो यू वांट टू पियर देम, तो आप कैसे कर सकते हो. क्या क्या और एक बार बताओ. सेटिंग से. नहीं, जैसे ये वीपीसी वन है, ठीक है, और इस वीपीसी का ये है 10.128.0.0/20 एंड सेम आईपी एड्रेस इसका है एंड यू वांट टू पियर दिस टू वीपीसी. तो आपके पास नेटिंग से क्या नहीं ऑप्शन होता है? क्या? नहीं, अच्छा. फिर से सेम आईपी हो गया ना, तो नहीं होगा, पेयर नहीं होगा ना. पियर नहीं होगा वो हमको पता है, बट देन ऑल्सो हम्म. वांट टू से प्राइवेटली सेंड डेटा फ्रॉम दिस वीपीसी टू दिस वीपीसी. सेंड डेटा. ओके. ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं या कोई सर्विस भी नहीं है कि आप सेंड कर सकते हो. तो इसमें हमको ही जुगाड़ लगाना पड़ेगा. तो देर इज वन ऑप्शन जो मतलब कर सकते हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है. वीपीसी बनाना इज फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, उसका कुछ कॉस्ट नहीं लग रहा है हमको. सो व्हाट यू कैन डू इज इन योर अकाउंट ओनली यू कैन क्रिएट अनदर वीपीसी. ठीक है,
जिसका आईपी आप दोनों से अलग रखते हो, समझ लो 172.1.0.0/10 रखा आपने। हम्म। नाउ ये आईपी दोनों से अलग हो जाता है। सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज आप इन दोनों को पेयर करो एंड देन इन दोनों को पेयर करो। हाँ समझ गए। इंडिविजुअली थर्ड वीपीसी से लाइक ए को पेयर किया बी से और बी को पेयर किया सी से। सो डायरेक्टली ए और सी के बीच में कनेक्शन नहीं हो सकता, बट बी के थ्रू हो सकता है ऐसा। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्रांसफर माय डेटा फ्रॉम ए टू बी, और बी के सर्वर से देन सी डेटा ले सकता है। करेक्ट। क्योंकि वो आईपी अलग हो जाता है, तो अब ये दो पेयर हो सकते हैं, तो मतलब ऐसे करके भी कर सकते हैं हम लोग। सो ये तो सिर्फ सिनेरियो। यहाँ पे हाँ बोलो। यहाँ पे सिर्फ रिसोर्स रिप्लिकेशन का इशू आएगा ना, कि वो अभी समझो स्टोरेज है तो मुझे ये वाले वीपीसी पे भी रखना पड़ेगा, कि सेम ही स्टोरेज रहेगा एकदम ही। नहीं नहीं नहीं, स्टोरेज बेसिकली कैसा होता है कि अभी वीपीसी अलग अलग है, तो वीपीसी के अंदर रिसोर्स भी अलग अलग रहेगा, ठीक है। मतलब वर्चुअल सर्वर भी आपने अलग अलग बनाया, तो सर्वर आपका कॉपी नहीं होगा, बट सर्वर के अंदर का डेटा प्राइवेटली आप सेंड कर सकते हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। करेक्ट, तो वही प्राइवेट आईपी का डेटा बाद में बी से सी वीपीसी पे आप लेके जा सकते हो। बराबर। ये ठीक है, सिनेरियो बट लेकिन मेरा। खड़ा कब होता है कि जब आप आपने ऑलरेडी मतलब जब आप सेकंड वीपीसी बना रहे थे तो आपने बिना ध्यान रखे सेम आईपी का बना दिया ऐसा। उस सिनेरियो आपने पहले से ही अगर आप प्लान करने वाले हो कि यू विल बी हैविंग मल्टीपल वीपीसीज, तो बेस्ट प्रैक्टिस वुड बी अलग अलग आईपी का यूज करके बनाओ। करेक्ट। बट इस केस में वही वही है ना, कि हम लोगों को एडिशनल रिसोर्सेस लगेंगे ना, ये जो नया हाँ वीपीसी हाँ उस पे हाँ, सेम वो रिप्लिका मतलब एक। उतना रेप्लिका नहीं होगा। करेक्ट। हाँ ऐसा। हाँ सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे, मैंने नहीं नहीं, यही बोल रहा था मैं। अच्छा, इसके अंदर और एक चीज़ है, जैसे यू कैन यूज अ रिसोर्स विच इज नॉट इनसाइड अ बाउंड्री ऑफ अ वीपीसी, ठीक है। से फॉर एग्जांपल योर क्लाउड बकेट, क्लाउड स्टोरेज करके जो मैंने ऑब्जेक्ट सर्विस आपको बता, ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस जो है, ठीक है। सो दैट बकेट इज से अ सर्विस विच इज फ्री ऑफ वीपीसी, वो किसी भी वीपीसी में नहीं आता है। उसका खुद का यूआरएल रहता है, खुद का रिडंडेंसी है, किसी भी रीजन में रहता है, ठीक है। सो अगर ऐसा कुछ डेटा ट्रांसफ़र करना है जहाँ पे वीपीसी टू वीपीसी प्राइवेटली लेके जाना है, तो यू कैन ट्रांसफ़र योर डेटा फ्रॉम योर सर्वर्स टू दिस बकेट, और उस बकेट के यूआरएल से फिर इस सर्वर पे डाउनलोड कर सकते हो। वो हम लोग देखते हैं, ये सब सिनेरियो प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ओके, कि बकेट में कैसे जाता है या फिर एक बकेट से किसी सर्वर पे प्राइवेटली कैसे जाता है। इसके लिए सी वेन एवर यू क्रिएट दिस कस्टम वीपीसी, ओके, कोई भी वीपीसी अगर आप कस्टम मोड में बनाते हो तो सबनेट के नीचे हमको ये ऑप्शन आता है प्राइवेट गूगल एक्सेस। सो इफ यू कीप दिस ऑन, इसका मतलब क्या होता है कि योर सर्वर्स और ऑल ऑफ योर रिसोर्सेस कैन कॉल गूगल एपीआईज विथ अ प्राइवेट आईपी एड्रेस, ओके। सो ये उसका मतलब होता है कि नहीं तो आपको क्या होगा कि हर सर्वर को एक डायनेमिक एक्सटर्नल आईपी मिलता है, आई मीन पब्लिक आईपी मिलता है, ओके। सो आप किसी भी सर्विस को कॉल करोगे तो पब्लिक आईपी से कॉल होगा, बट आप अगर प्राइवेट आईपी से जीसीपी के सारे एपीआईज पे अगर कॉल करना है तो यू विल कीप दिस ऑन प्राइवेट गूगल एक्सेस। सी इसका मतलब क्या होता है, सेट वेदर वीएम्स वर्चुअल मशीन्स इन दिस सबनेट कैन एक्सेस गूगल सर्विसेज विदाउट असाइनिंग एक्सटर्नल आईपी एड्रेस। ओके। तो वो सर्वर्स को एक्सटर्नल आईपी एड्रेसेस नहीं होंगे। हाँ, एक्सटर्नल आईपी एड्रेसेस नहीं होंगे, एंड देन ऑल्सो दे कैन कनेक्ट टू अदर गूगल सर्विसेज, जैसे क्लाउड स्टोरेज हो गया या क्लाउड एसक्यूएल है जहाँ पे डेटाबेस को कनेक्ट करना है, तो वो लोग कर सकते हैं। करेक्ट। बट मतलब ये हम लोग इंश्योर करते हैं कि हमारे टीम का कोई भी बंदा जो है वो एक्सटर्नली इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा हाँ हाँ, है ना। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपने ये ऑन रखा ना तो सर्वर को आप पब्लिक आईपी नहीं दे पाओगे, आप दे सकते हो,
ऐसे हम्म नहीं दे सकते, बट इन केस आपने अगर नहीं दिया देन ऑल्सो दैट सर्वर कैन कनेक्ट टू जीसीपी सर्विसेज, दैट इज ऑल वो ऑप्शन बता रहा है। ओके, अच्छा, सो वीपीसी क्लियर है सभी को कि क्या कस्टम होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, वीपीसी के साथ और क्या कनेक्शंस हो सकते हैं, ये क्लियर है? हम्म ये डायनामिक रूट मॉडल है, ये रीजनल और ग्लोबल हाँ, सेम ही है क्या? so this is for subnet, that when you are creating a subnet, तो अगर रीजन में ही किसी को कनेक्ट करना है, मतलब रीजन में दूसरा वीपीसी बनेगा और उसके साथ कनेक्ट करना है, तो इट वुड बी रीजनल। एंड ग्लोबल अगर रखते हो, सो ग्लोबल वुड बी कि आपने समझ लो आप जैसे ऑन प्रेमाइसेस का सिनेरियो है कि ऑन प्रेमाइसेस टू जीसीपी अगर कनेक्ट करना है तो यू विल नीड अ वीपीएन। ओके, सो दैट हम्म वुड बी अ ग्लोबल सिनेरियो कि आप अपने रीजन से बाहर जा रहे हो। ओके, तो वहां पे सबनेट का कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो ग्लोबली कनेक्ट कर सकता है। फॉर कनेक्टिंग टू अ ग्लोबल नेटवर्क यू रिक्वायर अ डीएनएस सर्वर पॉलिसी, तो यहाँ पे वो डीएनएस सर्वर पॉलिसी पिक्चर में आता है। अगर रीजनल बना रहे हो तो डीएनएस इतना मायने नहीं रखता है बाहर का, ऐसा। सो राउटिंग बेसिकली कैसे करना है, कि ग्लोबल करना है अच्छा या रीजनल करना है, उसके ऊपर है। कि अगर आपको पता है कि आपके पास ऑन प्रेम सर्वर है ही नहीं एंड आप हमेशा जीसीपी का सर्विसेज ही यूज करने वाले हो, ग्लोबली हम्म और एंटिटी को कनेक्ट नहीं करने वाले, तो आप रीजनल रख सकते हो राउटिंग। एंड इफ यू गोइंग टू कनेक्ट ग्लोबली तो आप ग्लोबल राउटिंग रखो। ओके ओके, एनी सर्विस नाउअडेज व्हेन यू क्रिएट, तो गूगल एक काम करता है कि उसका जो कमांड लाइन का रेफरेंस है वो आपको दे देगा, लास्ट में नीचे रहता है ऑप्शन इक्विवेलेंट कमांड लाइन करके। सो नाउ इफ यू वांट टू क्रिएट अ वीपीसी यूजिंग कमांड लाइन, तो आपको ये कमांड रन करना पड़ेगा, जी क्लाउड कंप्यूट नेटवर्क्स क्रिएट, एंड देन उसके पैरामीटर्स कि नाम क्या रहेगा, देन सबनेट मोड कैसा चाहिए, कस्टम चाहिए ऑटोमेटिक चाहिए, वैसा। सबनेट क्रिएट नेम range IP network equals name and region region compute network subnet प्रोजेक्ट ये। अच्छा एक क्वेश्चन है, हाँ। ये जो सेकंड कमांड है ना, हम्म। जो सबनेट का है, इसमें यहाँ पे कहाँ पे ये मेंशन नहीं है कौन से वीपीसी को बिलोंग करता है, वो कैसे समझेगा उसको? अच्छा प्रोजेक्ट सिलेक्ट, बट एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल वीपीसी भी हो सकता है राइट? हाँ, सो बेसिकली आप जब ये क्रिएट करोगे ना, जी क्लाउड कंप्यूट क्रिएट नेटवर्क्स, और आपने यहाँ पे कस्टम लिखा, तो कस्टम के बाद है ना तुरंत वो कमांड एंड नहीं कर देगा, आपको डायरेक्टली सबनेट क्रिएट करने के लिए पूछेगा नीचे, ऐसा। और आपने अगर ये ऑटोमेटिक रखा तो ऑटोमेटिक में तो दूसरा ऑप्शन आएगा नहीं, बिकॉज वो सबनेट्स ऑटोमेटिक क्रिएट कर देने वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, कस्टम पूछा इसलिए, ओके, तो उसके बाद हाँ, हम नेक्स्ट कमांड रन कर सकते हैं ऐसा? हाँ, हाँ, ओके, और वो फिर क्योंकि कमांड क्लोज। ऑटोमेटिक किया तो इशू नहीं है, तो वो जैसे ही सबनेट्स क्रिएट हो जाते हैं वो, जैसे हम लोग इसको समझ लो रन इन क्लाउड शेल करते हैं। सी वो ऐसे बीच में एंड एंड डाल देगा, ठीक है, दो कमांड्स कनेक्ट कर रहा है कि जी क्लाउड कंप्यूट नेटवर्क्स क्रिएट दिस वीपीसी एंड ऑल्सो क्रिएट सबनेट्स इनसाइड दैट वीपीसी। नेटवर्क क्रिएट ये, अच्छा एंड एंड डाल देने का क्या? ओके हाँ, हाँ, ओके, मल्टीपल कमांड रन कर सकते हैं एंड एंड डाल के। करेक्ट। ठीक है, फाइन फाइन। ओके, सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन है,
हाँ एक मिनट, ये वीपीसी में ऊपर जाना ना प्लीज, एक मिनट। इसमें हम लोग वीपीसी में हम लोग कोई भी नेटवर्क रेंज नहीं देते ना, जो भी नेटवर्क रेंज देते हैं वो हम लोग सबनेट्स को ही सबनेट देते हैं को हमेशा। देते हैं, करेक्ट। हाँ, ठीक है, ठीक है, थैंक्स यार। आईपी एड्रेस रेंज का ऑप्शन सबनेट को आएगा। यही चीज़ आप AWS या एज्योर में करते हो ना, तो ये जो आईपी एड्रेस रेंज देने का ऑप्शन है, ये दो जगह पे आता है। आपको वीपीसी में भी पूछेंगे एंड सबनेट्स में भी पूछेंगे। अच्छा। हाँ, और यहाँ पे सिर्फ सबनेट में पूछता है, वीपीसी में नहीं पूछता है। क्योंकि ये ग्लोबल लेवल है इसलिए शायद ना। हाँ, ग्लोबल पे ये लोग कैसे मेंटेन करते हैं ना, वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे इसके जब आप ये करते हो, सी एक्सटर्नल आईपी एड्रेस जब आप क्रिएट करते हो, सो एक्सटर्नल आईपी एड्रेस इज दिस स्टैटिक आईपी। ओके, सो वीपीसी क्लियर है ना आपको अभी? वीपीसी में कोई डाउट है? सिर्फ एक एक लास्ट है। वो सेकेंडरी आईपी है ना, वो क्या है? सो सबनेट के अंदर ही आपको और एक आईपी एड्रेस रेंज दे के रखना है। सो जब आप वीपीसी क्रिएट करते हो, सो कस्टम सबनेट में व्हेन यू ऐड अ सबनेट, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस रेंज समझो मैंने दिया 10.0.0.0/24 एंड और एक आईपी एड्रेस रेंज मैंने दे के रखा, ठीक है, उस रेंज का नाम, और उसको दे दिया 10.1.0.0/24। सो ये बेसिकली काम कहाँ पे आ सकता है कि दो अलग अलग रेंज मिल रहे हैं। सो इफ वन आईपी एड्रेस रेंज, या वो आईपी रेंज है यानी वो एक किसी भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से कनेक्टेड हो रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर मशीन पे। तो अगर एक हम्म। आईपी फेल होता है, तो आप फेल ओवर में दूसरा आईपी यूज कर सकते हो, सेकेंडरी आईपी टू ट्रांसफर डेटा। ओके। हाँ, ओके। तो मतलब एक ओके। सेकेंडरी आईपी एड्रेस रेंज देके रखना है इन अ पर्टिकुलर सबनेट, तो आप दे सकते हो। इसका और एक यूज ये भी है कि जैसे समझ लो मैंने दिया 10.0.0/24, यानी कितना आईपी मिल रहा है मुझे? 24 आईपी ब्लॉक हो रहे हैं, और हम्म। का 8 आईपी मिल रहा है, 8 बिट मिल रहा है ये मिल हमको एड्रेसिंग के जाए। लिए, हाँ। तो हाँ। 251 आईपी होता है, ठीक है। नाउ हम्म। आपने उस सबनेट में 251 सर्वर्स बना दिया, बराबर। and then you want more IP addresses. So at that time ये secondary IP address create करके आप उस सबनेट का रेंज एक्सटेंड कर सकते हो। आप डायरेक्टली जो एग्जिस्टिंग रेंज है ना उसको एडिट नहीं कर सकते, बट यू कैन ऐड अनदर रेंज। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ओके, आपने बताया था ना, सबनेट का हाँ, कभी भी आईपी रेंज बन गया फिर चेंज नहीं कर सकते, कर बट नहीं उसमें सकते, ऐड कर सकते। ओके, ऐड कर हम कर सकते, सकते हैं ना एडिट पे हाँ। जाके। सो और एक आईपी ऐड कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं कितना भी ऐसे बना पाऊंगा। ओके, गॉट इट। मतलब यू कैन ऐड इट बट यू कांट ऐड, रिमूव एनी। हाँ। सही है। थैंक्स यार। ओके ओके, ठीक। अच्छा, अभी हम लोग थे एक्सटर्नल आईपी एड्रेसेस पे। सो स्टैटिक आईपी रिजर्व करना बहुत इजी है, सिर्फ यू हैव टू जस्ट मेंशन कि आपको स्टैटिक आईपी चाहिए, IPv4 चाहिए, IPv6 चाहिए, वो आप मेंशन कर सकते हो। और उसमें एक लास्ट टाइप आता है, दैट इज रीजनल या ग्लोबल। आईपी एड्रेस अगर रीजनल लेते हो तो सिर्फ अपने ही रीजन के अंदर उसको यूज कर पाओगे, एंड अगर ग्लोबल लेते हो तो सिंगल आईपी पे आप ग्लोबल लोड बैलेंसिंग कर सकते हो, कि आपका सर्वर समझो एक सर्वर यूएस में है, एक सर्वर मुंबई में है, एंड उन दोनों सर्वर को सिंगल आईपी से अगर ऑपरेट करना है तो भी आप कर पाओगे। तो उसके लिए सिर्फ रीजनल या ग्लोबल टाइप सिलेक्ट करना है आईपी एड्रेस का। ओके, आईपी वर्जन 4 में, सॉरी IPv6 में आपको प्राइवेट आईपी का, हमको देखो कहीं पे भी हम लोग ने सबनेट बनाया, तो सबनेट बनाते वक्त आईपी एड्रेस रेंज जब अलॉट करते हैं तो वहां पे हमको IPv4 ही एंटर करना पड़ता है, IP वर्जन 4। IPv6 का कहीं पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके, बिकॉज हम्म। IP वर्जन 6 के अंदर प्राइवेट आईपीज है ही नहीं। ओके, ऑल IPv6 एड्रेसेस आर पब्लिक आईपीज। सो वो हमारे हाथ में है ही नहीं अलॉट करना, वो हमको हमारा नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर ही देगा। ओके। ओके। ओके, अच्छा, इसमें मेन ऑप्शन जो एक देखने जैसा है ना, इट इज नेटवर्क सर्विस टीयर, ठीक है, समझ लो। ये जो नेटवर्क सर्विस टीयर है,
प्रीमियम लेना या स्टैंडर्ड लेना। सो ये डिफरेंस है, ये ऑप्शन बाकी कोई भी नहीं देता है, लाइक क्लाउड प्रोवाइडर्स एज्योर या AWS वगैरह। सो ये इसका जो प्रीमियम नेटवर्क है ना, इसका मतलब क्या, नॉर्मली हमारा नेटवर्क काम कैसे करता है कि जैसे हम लोग अगर एंड यूज़र है, ठीक है, सो हम अगर कोई रिक्वेस्ट इनिशिएट करते हैं तो वो सबसे पहले जाता है हमारे नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर पे, राइट। हमारा जो भी ISP रहेगा, नेक्स्ट जियो एयरटेल जिसका भी हम लोग नेट यूज़ कर रहे हैं, उनका ISP पे जाएगा। नाउ जियो एयरटेल भी किसी ना किसी से नेट ले रहे ग्लोबली या इंटरनेशनली, ठीक है। तो वो लोग अभी उनका जो नेटवर्क प्रोवाइडर रहेगा, मतलब फिर नेक्स्ट हॉपिंग पॉइंट हो जाएगा उनका राउटर हब या जो भी रहेगा, करेक्ट। अब वहां से फिर वो डायरेक्टली एंटर करेगा शायद GCP के नेटवर्क में। ओके, सो यहाँ पे 3 से 4 हॉपिंग पॉइंट्स हो जाते हैं जब तक हमारा पैकेट GCP में एंटर करता है तब तक। ओके, सो नाउ ये दिस इज द स्टैंडर्ड टीयर, ये ठीक है, सबका स्टैंडर्ड ऐसे ही काम करता है कि पहले अपना ISP, देन उसका ISP, देन GCP का ISP एंड देन GCP के सर्वर में। ओके, तो इतना हॉपिंग पॉइंट्स के अलावा GCP का प्रीमियम टीयर है जहाँ पे GCP के एज लोकेशंस होते हैं या POPs होते हैं। POPs आर कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस। ओके, सो पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस यानी आपको कैशिंग सर्वर पता रहेगा, ठीक है। कैशिंग सर्वर किस लिए यूज होता है? नहीं पता भाई। एनी आइडिया टू एनीवन, लाइक अच्छा, कैश मेमोरी हम लोग को पता है, कैश मेमोरी पता है, हाँ लोग मोबाइल हाँ, में कैश क्लियर करते हैं या सर्वर में होता है या रेडिस का कैश होता है, राइट। तो बराबर। हाँ, वो हम लोग क्यों यूज करते हैं? वो क्योंकि बार बार हम लोगों को हिट ना करना पड़े, डेटा ऑलरेडी करेक्ट, जो जो रिपीटेड डेटा है वो स्टोर करके रख लेंगे। करेक्ट। अभी समझो जैसे यूट्यूब का एग्जांपल ले लो, हम लोग यूट्यूब इतना देखते हैं, सो समझ लो यूट्यूब में किसी ने US से कोई वीडियो अपलोड किया, ठीक है, एंड हम लोग में बैठ के वो वीडियो देख रहे हैं। सो हमको आज तक यूट्यूब पे कोई कोई भी वीडियो ओपन करने में कभी लेटेंसी आया है क्या? ठीक है, मतलब हमारा क्या इंटरनेट करता है, ठीक है क्या बोल रहे हो? हाँ, हमारा इंटरनेट ठीक नहीं रहेगा तो नहीं आएगा ही, उसका इश्यू नहीं है। मतलब GCP के साइड से कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। नहीं। ओके, इसकी जैसे अगर किसी ने US में, समझो हमको, हमारा कोई दोस्त US में वीडियो अपलोड करता है और फोन करता है, बाबा मैंने अपलोड किया है, आप देख लो आपके यहाँ से। सो हम को ओपन करने में लेटेंसी नहीं आता है। दैट मीन्स जैसे ही वो अपलोड होता है, एट द सेम टाइम हमारे रीजन में भी वो वीडियो अवेलेबल है देखने के लिए। हमको कुछ ऐसा US का सर्वर पे रिक्वेस्ट वगैरह हमारा जाता नहीं है। सो वो क्या करते हैं कि जैसे आप जो कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, तो GCP क्या करता है, कैशिंग सर्वर्स यूज करता है। सो उसके ग्लोबली सारे समझ लो रीजन में कैशिंग सर्वर्स है अलग अलग, ठीक है। सो वेन एवर वन वीडियो इज अपलोडेड टू अ पर्टिकुलर सर्वर, समझो US पे आया, तो वो जो फर्स्ट रिक्वेस्ट आता है फॉर दैट वीडियो, समझो पहला रिक्वेस्ट मुंबई से गया, तो GCP का पहला रिक्वेस्ट शायद US मुंबई से डायरेक्टली US सर्वर पे आएगा। बट नेक्स्ट टाइम GCP क्या करेगा, उस वीडियो को मुंबई के नियरेस्ट सर्वर पे स्टोर करके रख देगा, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर कोई यूजर रिक्वेस्ट करता है तो उसका रिक्वेस्ट US तक नहीं जाएगा, डायरेक्टली मुंबई का जो नियरेस्ट कैशिंग सर्वर रहेगा उस पे जाएगा। ओके, गॉट इट। क्लियर? सो ये जो सर्वर है, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑफ प्रेजेंस या एज लोकेशन बोलते हैं उसको, या कैशिंग सर्वर कह लो। ओके, सो दिस एज लोकेशन और पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस आर स्मॉल डेटा सेंटर्स, ओके, नॉट नेसेसरीली ओन्ड बाय GCP। GCP ओन्ड डेटा सेंटर्स जो होते हैं वो जोन्स एंड रीजन्स जो हम लोग देख रहे हैं वो हो गया, ठीक है। जो सोलली GCP बनाता है, खुद का टेनेंट डाल के पूरा सब कुछ उसका खुद का है। ओके, नाउ समझ लो अभी कैपजेमिनी के पास हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स है जो कैपजेमिनी ज्यादा यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। सो दे व्हाट दे डू इज दे कैन प्रोवाइड दोज सर्वर्स टू GCP ऑन रेंटल बेसिस, ताकि GCP खुद का डेटा स्टोर करने के लिए वो यूज करेगा।
So that would be a point of presence for GCP in say Mumbai location. सही है। GCP ऐसा भी करता है, मतलब ऐसा अगर आइडल सर्वर्स पड़े तो एज लोकेशन के तौर पे उसको यूज करेगा। सो दैट क्या हो जाता है कि आपको CDN सर्विस पता है क्या? CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ओके, सो हाँ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क आपने बहुत बार देखा रहेगा। आप अगर टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह यूज करते हो या फिर आप गूगल न्यूज देखते हो ना अपने मोबाइल में, हम लोग राइट या लेफ्ट करके आता है, देखो गूगल के सारे न्यूज फीड्स आते हैं। सो उसके हाँ। आप लिंक ओपन करना, सो ऊपर लिखा रहता है डिलीवर्ड बाय गूगल, भले टाइम्स ऑफ इंडिया यूज कर रहा है बट डिलीवर्ड बाय गूगल, या फिर ऐसा cdn.timesofIndia.google.com, ऐसे सारे URLs होते हैं। सो ये क्या होता है कि गूगल के जितने भी एज लोकेशंस है ना, उसके थ्रू वो कंटेंट को फास्ट डिलीवर कर रहा है टू द यूजर्स। सो उसको कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क बोलते हैं कि वेन एवर आई अपलोड अ सर्विस एंड इफ आई वांट टू मेक दैट सर्विस अवेलेबल टू ऑल ऑफ माय यूजर्स ग्लोबली, तो मैं क्या करूंगा, कोई CDN सर्विस ले लूंगा, बिकॉज आई कैनॉट क्रिएट सर्वर्स ग्लोबली ना, मेरा सर्वर तो मुंबई में है। ओके, सो मैं क्या कर सकता हूँ कि मुंबई सर्वर पे भले मैं डेटा अपलोड कर रहा हूँ, बट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का काम है ना किसी एक सर्वर हम्म। को दे सकता हूँ। तो वो क्या करेगा, अभी जैसे कोई कंपनी है, GCP ले लो, GCP के ग्लोबली सर्वर्स है, राइट, पूरे हर कंट्री में रीजन्स है। तो मैंने क्या किया, GCP को मेरा डेटा दिया, GCP ने अपने सारे ग्लोबल सर्वर्स पे मेरा डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आई मीन कंटेंट डिलीवर किया। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सर्विस और CDN सर्विस। ओके। ओके, सो ऐसे भी डेटा डिलीवर होता है। तो ये CDN सर्विस के लिए वो खुद के जो मतलब जो डेडिकेटेड रीजन्स या जोन्स है वो सब यूज नहीं करते, बिकॉज वहां पे तो ओरिजिनल रिसोर्सेस रन हो रहे हैं। तो ये जो एज लोकेशंस है ना, वो पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस वो यूज करते हैं, बिकॉज हमको पता नहीं है कि वो डेटा कब तक उस सर्वर पे रखना है, राइट। जैसे मैंने ये वीडियो का एग्जांपल दिया, अब ये वीडियो मुंबई वाले रोज तो नहीं देखने वाले, करेक्ट, एक दो बार देखेंगे हम्म। शायद और बाद में नहीं देखेंगे। तो ये एज लोकेशन पे ये वीडियो शायद 24 घंटे ही रहे, 24 घंटे में अगर एक भी रिक्वेस्ट नहीं आया ना उस वीडियो पे, तो वीडियो डिलीट हम्म। कर देगा GCP, ताकि कोई और वो एज लोकेशन यूज कर सके। ऐसा हम्म। मेन जगह पे तो रहेगा ही, मेन सर्वर पे रहेगा। नेक्स्ट टाइम कभी रिक्वेस्ट आया तो फिर से उसका कैशिंग हो जाएगा। ओके, बट इसमें डेटा सिक्योरिटी नहीं का प्रॉब्लम नहीं होता अगर वो नहीं नहीं, GCP अपने ये सर्वर। जो भी घूम रहा है ना, अगर जो भी अगर उसका एज लोकेशन है वो डेडिकेटेड नेटवर्क पे कनेक्टेड है GCP से, वो कोई भी एक्सटर्नल इंटरनेट यूज नहीं करता है। अच्छा। ओके। हाँ, उनका तो यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज द प्रीमियम टीयर। ठीक है, हमको स्टैंडर्ड टीयर तो समझ गया, ओके, जो हॉप करके जा रहा है। सो GCP का प्रीमियम टीयर कैसे चालू होता है ना, कि आपके यूजर से आपके ISP पे जाता है रिक्वेस्ट, और ISP से डायरेक्टली GCP का जो भी नियरेस्ट पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस रहेगा, ओके, समझ लो मैंने रिक्वेस्ट किया, मेरा ISP अगर एयरटेल है और एयरटेल से सीधा चला गया GCP के एज लोकेशन पे, या उसका जो पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस है उस पे चला गया, और POP में एक बार एंटर किया, दैट मीन्स वो GCP का प्रीमियम टीयर नेटवर्क है। अब यहाँ से GCP के डेटा सेंटर में वो खुद के इंटरनल नेटवर्क पे घूमेगा, कोई भी बाहर के नेटवर्क से नहीं जाएगा। ओके। तो इतना फर्क पड़ता है स्टैंडर्ड नेटवर्क यूज करने का और प्रीमियम टीयर यूज करने का। ये अब तो ये कुछ अजूर का भी तो कुछ है ना इसका, अजूर नहीं, डायरेक्टली बाकी उनके नहीं, साथ। बाकी एज्योर में है और AWS में भी है, बट वो हम्म। सर्विसेज के लिए नहीं है। उसमें कैसा है ना, जैसे AWS में एक एंड पॉइंट करके सर्विस है, एंड पॉइंट, तो वो क्या करता है कि इंडिविजुअल सर्विस है, जैसे इसमें क्लाउड बकेट है हमारे पास, तो AWS में भी एक सर्विस है S3 करके, वो बकेट सर्विस है। ओके, सो S3 से डेटा अगर किसी VPC में किसी सर्वर पे लेकर जाना है ना, तो S3 का एक एंड पॉइंट है, वो यूज कर सकते हो ताकि डेटा प्राइवेटली जाए। ओके, बट ये कैसा इंडिविजुअल सर्विस हो गया, एंड ये जो IP बेस्ड ही दे दिया, अभी IP आप कहाँ से भी एक्सेस करो वो हमेशा प्रीमियम नेटवर्क पे जाएगा, तो ये GCP ने इसके लिए किया है। ठीक है, जैसे आप ये देख लो, दिस इज द स्टैंडर्ड नेटवर्क, ओके,
सो ये एंड यूज़र है, एंड यूज़र से इंटरनेट प्रोवाइडर सॉरी, कोई नहीं, ब्रेक ले ले, पानी में। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे गया, प्रोवाइडर से फिर नियरेस्ट उसका आईएसपी, फिर कोई और डाटा सेंटर उसका आईएसपी, एंड लास्ट में पॉइंट ऑफ प्रेजेंस या नियरेस्ट जो गूगल नेटवर्क सोर्स है उस पे चला जाता है, एंड देन गूगल क्लाउड के प्लेटफॉर्म पे जाता है, करेक्ट। नाउ इफ आई यूज अ प्रीमियम टीयर तो ये पूरा सिनेरियो निकल जाता है, एंड यूजर से डायरेक्टली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और सर्विस प्रोवाइडर से डायरेक्टली गूगल पे जाता है। अब गूगल के मोर देन 100 आईएसपीज है या पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस है, और वहां से डायरेक्टली गूगल नेटवर्क पे चला जाता है, आई मीन गूगल जीसीपी प्लेटफॉर्म पे चला जाता है। सो ये डिफरेंस है प्रीमियम टीयर का और स्टैंडर्ड टीयर का। तो सिक्योरिटी काफी बढ़ गया ना। सिक्योरिटी डायरेक्टली बढ़ गया ना, वो डायरेक्टली गूगल नेटवर्क में जा रहा है। तो अगर बैंकिंग डोमेन्स है तो ये ऐसे भी तो होगा ना शायद, कि अगर जैसे बैंकिंग है, फाइनेंशियल डोमेन्स है, तो उसमें ऐसा नेटवर्क यूज करना चाहिए। हाँ वो लोग ऐसा ही नेटवर्क यूज करते हैं, एंड ये जीसीपी के लिए इसके लिए पॉसिबल है ना, कि बाकी लोग क्या करते हैं ना, AWS एज्योर, वो लोग ने ग्लोबली नेटवर्क खुद नहीं डाला हुआ है, मतलब थर्ड पार्टी टेंडर से डाला हुआ है, ठीक है। जैसे अभी AWS ने समझो इंडिया के लिए रिलायंस को बोल दिया, तो रिलायंस ने पूरे इंडिया में फाइबर ऑप्टिक्स और केबल्स डाले फॉर AWS, राइट। तो अब उसमें रिलायंस को भी एक्सेस है, करेक्ट। तो लेकिन जीसीपी ने क्या किया है कि पूरे वर्ल्ड में ओवरसीज अंडरसीज जितना भी केबल्स जा रहा है ना, वो जीसीपी ने खुद डिप्लॉय किया, थर्ड पार्टी को नहीं दिया ऐसा। अरे बाप रे, हाँ मतलब वो बहुत उतना, बड़ा काम किया। हाँ वो उतना डिफरेंस है दोनों का। सो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। परफॉर्मेंस, नेटवर्क परफॉर्मेंस अब ऑब्वियसली प्रीमियम में हाई हो जाता है, ठीक है। इस प्रीमियम नेटवर्क टियर के वजह से ग्लोबल लोड बैलेंसिंग जीसीपी ने पहले लाया, राइट। क्योंकि क्या होता है, आपका समझ लो प्रीमियम टियर में आपके ही नेटवर्क से डायरेक्टली अगर रिक्वेस्ट गूगल में एंटर कर रहा है, तो गूगल उसका लोड बैलेंसिंग बैकएंड में अब पूरे ग्लोबली कहाँ पर भी कर सकता है, कौन से भी रीजन में। सेम चीज स्टैंडर्ड टियर के साथ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इतने सारे हॉप्स लेके फिर वो जीसीपी में जा रहे हैं। तो क्या स्टैंडर्ड हम लोग नेटवर्किंग रखते हैं समझो, तो ग्लोबल लोड बैलेंसिंग नहीं कर सकते, ग्लोबल लोड बैलेंसिंग नहीं कर सकते ना फिर। नहीं कर सकते। ग्लोबल लोड बैलेंसिंग सिर्फ प्रीमियम टियर पे ही होता है। अच्छा, हाँ यहाँ पे लिखा है, सी नेटवर्क सर्विसेज सच एज क्लाउड लोड बैलेंसिंग आर ग्लोबल, ठीक है। तो सिंगल वर्चुअल आईपी मिलेगा फॉर बैकएंड्स इन मल्टीपल रीजन्स, एंड नेटवर्क सर्विसेज सच एज क्लाउड लोड बैलेंसिंग आर रीजनल इन स्टैंडर्ड। ओके, लोड बैलेंसिंग और रीजनल, मतलब रीजन में ही लोड बैलेंसिंग कर पाओगे, हाँ, ग्लोबली हाँ। नहीं कर पाओगे। करेक्ट। कॉस्ट ये लगता चीज, होगा ना इसका। हाँ कॉस्ट तो लगता ही है। आईपी पे भी है ना, वर्चुअल आईपी पे दो टाइप का कॉस्ट लगता है, आईपी यूज कर रहे हो उसका, और उस आईपी के थ्रू कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है ना, उसका भी चार्ज लगता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ हर चीज में 3 तरह के चार्ज लगते हैं, ठीक है। उस सर्विस को यूज करने का चार्ज, उस सर्विस के थ्रू डेटा ट्रांसफर करने का चार्ज, एंड उस सर्विस के अंदर डेटा स्टोर करने का चार्ज। ये 3 अलग अलग चार्जेस लगते हैं। सो ग्लोबल लोड बैलेंसिंग ऐसे काम करता है कि आपको एक वर्चुअल आईपी मिलेगा, समझ लो दिस इज द ग्लोबल आईपी, एंड वहाँ से कौन से भी अलग अलग रीजन्स में अगर आपके सर्वर्स है, तो उन सर्वर्स पे डायरेक्टली आप लोड बैलेंसिंग कर सकते हो। और स्टैंडर्ड टीयर में ये पॉसिबल नहीं है। स्टैंडर्ड टीयर में अगर करना है तो समझ लो 3 अलग अलग रीजनल लोड बैलेंसर बनाओ, अगर आपके 3 अलग अलग रीजन है। सो अगर टोक्यो में करना है तो टोक्यो का अलग लोड बैलेंसर रहेगा, यूरोप का अलग लोड बैलेंसर रहेगा, ऐसा। ओके, सो ये सिनेरियो है आपका स्टैटिक आईपी के साथ। सो प्रीमियम टीयर चाहिए या स्टैंडर्ड चाहिए वो सिलेक्ट करके, IPv4 चाहिए या IPv6, ठीक है, एंड रीजनल चाहिए या ग्लोबल। सी स्टैंडर्ड अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ नेटवर्क टीयर, तो आपको ग्लोबल का ऑप्शन भी नहीं देगा, वो सिर्फ रीजनल सिलेक्ट कर सकते हो। प्रीमियम लिया
तो IPv6 और ग्लोबल आपको मिलेगा। अच्छा, ये ग्लोबल आईपी फॉर लोड करें, हाँ गॉट इट गॉट इट। हाँ, ये स्टैटिक आईपी रिजर्व कर रहे हैं ना हम लोग। सो अगर मैंने स्टैंडर्ड नेटवर्क टियर लिया तो हमको ग्लोबल और IPv6 का ऑप्शन भी नहीं आएगा, बिकॉज वो पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस एंड ऑल यूज ही नहीं कर पा रहा है ऐसा। ओके, एंड रीजन कौन सा चाहिए और अटैच्ड टू जो है, सो इसके अंदर यहाँ पे इंस्टेंस के लिस्ट आएंगे कि डायरेक्टली आपको आईपी लेके किसी इंस्टेंस पे अटैच करना है तो यहाँ पे अटैच कर सकते हो, या फिर सिर्फ आईपी रिजर्व करके रख दो। ओके, एंड वाइल क्रिएटिंग द इंस्टेंस इस आईपी को उस पर अटैच कर सकते हो सर्च करके। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये टेस्ट आईपी आ गया 35.208, या IPv4 मैंने ले लिया। सो व्हेन आई गो टू कंप्यूट इंजन, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट इंस्टेंस करते हैं तो सो नेटवर्किंग में जाके, नेटवर्किंग में यहाँ पे आ जाता है आपको, यू कैन चेंज द डिफॉल्ट नेटवर्क इंटरफेस। सो ये बाय डिफॉल्ट ही लेगा हमेशा। चेंज करना है तो डिफॉल्ट के जगह पे आपका जो डेव VPC है वो डाल सकते हो, उसका सबनेट हो जाएगा। ठीक है, एंड कौन से इसमें, तो ये जो एक्सटर्नल आईपी है, सो इफिमेरल लिया तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आ जाता है जो मैंने अभी क्रिएट किया, आईपी एड्रेस। तो एक्सटर्नल आईपी कौन सा चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सो यू कैन क्रिएट एन आईपी एड्रेस यहाँ से भी। ठीक है, तो ओके आईपी एड्रेस क्रिएट कर सकते। सो टू वे है, आप आइदर पहले से क्रिएट करके रखो या फिर सर्वर क्रिएट करते टाइम क्रिएट करो, ऐसा। ओके ओके। सो बट ओके, बट जो सर्वर क्रिएट करने के टाइम आईपी क्रिएट होगा वो रिटेन नहीं होगा ना? नहीं, एक्सटर्नल अगर क्रिएट कर रहे हो तो रिटेन होगा ना। सी प्राइमरी आईपी जो है वो इफेमेरल ऑटोमेटिक मिल रहा है। ऑटोमेटिक दैट मीन्स वो डायनेमिक है, ये रिटेन नहीं होगा अगर स्टॉप करके स्टार्ट किया तो। ठीक है, बट अगर यहाँ पे मैं ये आईपी अटैच करता हूँ टेस्ट, तो दिस विल बी स्टैटिक फॉर दिस सर्वर। हाँ ये देख, ये तो हमने बनाया डेडिकेटेड, बट हाँ, अगर नहीं बनाया तो ये नहीं होगा। हाँ, बट जैसे इसमें और एक नीचे ऑप्शन है, देखना एक मिनट, एक्सटर्नल में जाना ना, नीचे एक्सटर्नल पे इसमें क्रिएट आईपी एड्रेस है ना? नहीं, अगर ये जो क्रिएट आईपी एड्रेस है ना, दिस इज रिजर्व अ न्यू स्टैटिक एड्रेस है, तो ये हाँ नहीं। ओके ओके ओके, ओके। तो वो स्टैटिक ही क्रिएट करेगा। मतलब जो हम लोग अभी यहाँ से क्रिएट कर रहे थे ना वो नेटवर्क सेम फॉर्म अंदर इधर जाके, दिया है। हाँ वो सेम फॉर्म यहाँ पे दिया है। बस उसमें वो जो नीचे के ऑप्शंस नहीं आते आपको, रीजनल, ग्लोबल और वो सब ऐसा, IPv4 या IPv6। ओके ओके। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, अच्छा, एक ऑलरेडी मेरे पास एक सर्वर रनिंग है, ठीक है। अब वो ठीक है, वो कोई दूसरी एक्सटर्नल आईपी पे होगा जो डायनामिकली क्रिएट होता है, ठीक है। करेक्ट। बट उसमें अगर मुझे एक नया आईपी क्रिएट, एक्सटर्नल आईपी क्रिएट करके अटैच करना है तो कर सकता हूँ क्या? कर सकते हो, कर सकते अच्छा, क्रिएशन सर्वर क्रिएट होने के बाद भी कर सकते हैं, हो। हाँ, सर्वर एडिट करके हम लोग उसके नेटवर्क ऑप्शंस में जाके एक्सटर्नल आईपी अटैच कर सकते हैं। right? अच्छा समझो वैसे नहीं भी करना है ना, तो आप हाँ अपने आईपी जहाँ पे आपने क्रिएट किया है एक्सटर्नल आईपी, वो आईपी में जाके आईपी को अटैच कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आईपी क्रिएट किया है, समझो VPC के अंदर एक्सटर्नल आईपी एड्रेसेस, और यहाँ पे ये आईपी मिला है, तो इसको मैं सिलेक्ट करके एक सेकेंड, अच्छा, इन यूज बाय किसी से भी यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैं चेंज करके अटैच टू कर सकता हूँ यहाँ पे, तो आपके इंस्टेंस का लिस्ट आ जाएगा, अच्छा तो ओके। यहाँ से भी अटैच कर सकते हैं। गॉट इट, थैंक यू। एक सर्वर पे मल्टीपल पब्लिक आईपीज भी डाल सकते हैं ना हम लोग? एक सर्वर पे मल्टीपल सर्वर, मल्टीपल पब्लिक आईपीज, एक्सटर्नल आईपीज? नहीं, एक एक्सटर्नल रहेगा, एक इंटरनल, या फिर मतलब प्राइवेट आईपी तो एक रहेगा। डायनेमिक आईपी स्टैटिक दो रह सकते हैं, दो स्टैटिक आईपी नहीं डाल पाओगे एक सर्वर पे।
ओके आप ऐसा कर सकते हो कि सिंगल सर्वर पे नहीं जाएगा, बिकॉज एक सर्वर को एक ही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, राइट, निक कार्ड एक ही होता है। बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट मल्टीपल एनआईसी कार्ड्स, निक कार्ड्स बना सकते हो। एंड समझ लो एक ही सर्वर पे 3 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, तो 3 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे 3 अलग अलग आईपी अटैच कर सकते हो। सो वन निक कार्ड फेल्स, आप दूसरा 2 निक यूज कर सकते हो टू ट्रांसफर डेटा। तो वो तीनों को एक एक आईपी असाइन कर सकते हैं क्या कर सकते वैसे? कर सकते एक्सटर्नल भी? हाँ, बिकॉज क्या हो जाता है ना, सी आईपीस जो मिलता है हमारे सर्वर को, कोई भी फिजिकल डिवाइस को, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द इथरनेट कार्ड, नेटवर्क कार्ड पे डिपेंड है, राइट। नेटवर्क कार्ड हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में अटैच करते तो ही हमको आईपी मिलता है। फिजिकल डिवाइस को उसके अलावा आप आईपी दे ही नहीं सकते हो। तो आपके मशीन पे जितना नेटवर्क कार्ड है उतना नेटवर्क आईपीज आप असाइन कर सकते हो। ओके ओके। ओके, सो दिस कैन बी डन विद फिजिकल कंप्यूटर्स ऑल्सो। जैसे मेरे अगर कंप्यूटर पे मैं 3 नेटवर्क कार्ड डाल दिया, तो मैं 3 स्टैटिक आईपीज लेके उस कंप्यूटर पे असाइन कर सकता हूँ। मतलब फेल ओवर ऐसे ही तो डिजाइन करते हैं ना, कि एक नेटवर्क कार्ड अगर फेल हुआ तो सेकेंडरी आईपी पे चला जाएगा डेटा पूरा। हम्म। ओके, तो मतलब जो अनुरूप बोल रहा है वो ऐसा कर सकते हैं, बराबर ना? कर सकते हैं, एक तो सर्वर पे फिर मल्टीपल आईपीज जा सकता है, बट नॉट ऑन ऑन दैट पर्टिकुलर सर्वर। उस सर्वर के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे कर सकते हैं हम लोग वो चीज़। ओके। सो ये जो एनआईसी कार्ड है वो भी क्रिएशन का ऑप्शन होता है क्या इसमें? हाँ, नेटवर्क के अंदर वो ऑप्शन आता है। हम्म। नहीं नहीं, कंप्यूट इंजन। ये जो नेटवर्क इंटरफेसेस है, तो यहाँ पे देखो ऐड नेटवर्क इंटरफेस का ऑप्शन है, ठीक है। सो डायरेक्टली एक दूसरा नेटवर्क इंटरफेस ऐड होगा विथ योर डिफॉल्ट वन। ओके, समझो मैंने अब यहाँ पे मैं दूसरा अभी देखो यहाँ पे ये रेड क्यों आ रहा है ना, बिकॉज डिफॉल्ट नेटवर्क है, दैट इज ऑल्सो 128.0.0, और जो मैं नया अटैच कर रहा हूँ दैट इज ऑल्सो 128.0.0। सो हम्म। तो सेम हो जाएगा, बट यू कैन क्रिएट, जैसे दूसरा नेटवर्क इंटरफेस डाल दिया। सो इसमें भी रेंज देना पड़ता है क्या नेटवर्क कार्ड बनाने के टाइम? रेंज नहीं, बट नेटवर्क कार्ड भी आप जिस सबनेट में सर्वर बना रहे हो, तो आपके नेटवर्क कार्ड पे आईपी भी तो उसी सबनेट में से मिलने वाला है, ठीक है। एंड अगर दोनों सबनेट सेम हुआ, और तो 2 नेटवर्क इंटरफेस आप एक ही सर्वर पे अटैच कर रहे हो, तो दोनों का आईपी सेम नहीं हो सकता है ना, अलग अलग रहना चाहिए। ओके ओके, सो ये रेंज में से समझो मेरे 100 आईपी है तो 50 आईपी ये एनआईसी पे होगा, और 50 एनआईसी ये दूसरे एनआईसी पे होगा, ऐसा नहीं, ऐसा डिवाइड 50, करते हैं क्या? 50 आईपी नहीं, बेसिकली आईपी तो एक ही मिलता है एक निक कार्ड पे, ठीक है। ये तो सबनेट का रेंज है, मैं जिस हाँ नेटवर्क। हाँ, सॉरी सॉरी, वही वही हाँ बोल रहा हूँ, रेंज हाँ रेंज हाँ का। हाँ, रेंज मतलब वो उसमें से कोई भी एक आईपी मिल जाएगा ऐसा। हाँ, बट वो रेंज हमको डिफाइन करना पड़ता है क्या इधर? ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, रेंज डिफाइन करना नहीं पड़ता है। जैसे कोई कोई सर्वर का होता है, देखो कि समझ लो मेरा एप्लीकेशन ऑलरेडी एक पर्टिकुलर आईपी पे चल रहा है, 10.128.10.11 फॉर एग्जांपल, ठीक है। हाँ। अब मैं क्लाउड पे सर्वर बना रहा हूँ और मुझे वही आईपी चाहिए। ओके, सो मैं हम्म। यहाँ पे क्रिएट करता हूँ ना, तब यहाँ पे समझ लो आईपी मेंशन कर सकता हूँ। ये जो इफिमेरल ऑटोमेटिक है, तो इफिमेरल कस्टम यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है। सो अच्छा। जैसे ये 128 का है, तो इसमें से समझ लो मेरा सर्वर चल रहा है 10.128.10.11 पे /32। तो अब मेरा इसके ऊपर डालना ज़रूरी है, सी, लेकिन क्या एंटर सिंगल एड्रेस विद इन सबनेट रेंज। ओके, इसके अंदर आना चाहिए, तो 0.11 कर देता हूँ मैं।
ठीक है। सो मतलब ये जो आईपी है ना, दिस विल बी यूज्ड फॉर दिस सर्वर, ये जो भी मैं सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मुझे कस्टम आईपी चाहिए तो, एंड अगर ये मैं इतना कस्टम नहीं रखता हूँ, एफिमेरल ऑटोमेटिक दे दिया, तो जो भी इंटरनल आईपी है वो मेरा जो सबनेट का रेंज है, ये /20 मतलब अभी 4000 आईपी है, तो 4000 में से कोई भी आईपी मेरे सर्वर को मिल जाएगा। समझ गया, हाँ, गॉट इट। ठीक है, और ये जो ड्रॉप डाउन में रेंज आ रहा है दैट इज ऑफ अ सबनेट, सबनेट के टाइम सबनेट, हमने जो रेंज दिया है वो आएगा। हाँ हाँ, जो भी आप नेटवर्क सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर है। समझ लो मैंने डिफॉल्ट के जगह पे यहाँ पे दूसरा नेटवर्क सिलेक्ट करता हूँ, जो हमारा न्यू नेटवर्क है, समझो ये डेव वीपीसी, ठीक है। तो ये सिलेक्ट करते वक्त जो उसके सबनेट का यहाँ पे आईपी रेंज है वो आएगा, जो भी आप नेटवर्क डिपेंडेंसी है उसके ऊपर है। ओके ओके ओके, गॉट इट। थैंक्स यार। ये जब अरे यार थैंक्स मत बोलो बात बात पे, ठीक है। सो बेसिकली ये जो मैंने बोला ना कि आप आईपीज जो है वो भी कस्टम रख सकते हो, ये कब काम आता है ना, से फॉर एग्जांपल किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने एक सर्वर बना दिया और कस्टम आईपी नहीं रखा, ऐसे ही रैंडम आईपी लेके बना दिया। ओके, नाउ वो रैंडम आईपी के ऊपर आपने पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया, सब एप्लीकेशंस रन हो रहे, सारे डेटाबेस वगैरह में आपने वो आईपी मेंशन कर दिया कि इस सर्वर को इसी आईपी पे रीच कर सकते हो, ठीक है। सो रैदर देन, समझो अभी वो सर्वर क्रैश हुआ या खराब हो गया या स्टोरेज फुल हो गया या आपको उस सर्वर का टाइप चेंज करना है, ओके, तो आप थोड़ी हर एक डेटाबेस में जाके चेंज करने जाओगे, फिर आपको वो ओवरहेड हो जाएगा कि आप ढूंढोगे कि इस सर्वर का आईपी आईपी कहाँ पे मेंशन्ड है, बिकॉज वेन एवर यू क्रिएट अ न्यू सर्वर आपको नया रैंडम आईपी मिलेगा, करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो वो नया रैंडम आईपी आप सब जगह पे अपडेट करने जाओ, उससे अच्छा इस सर्वर का बैकअप लो, इस सर्वर को डिलीट करो, एंड उस बैकअप में से फिर से सर्वर बनाओगे ना, तो उसको इस सर्वर का जो आईपी था वही अलॉट करो फिर से, ये कर सकते हैं हम लोग। समझा आपको? मतलब देखो क्या, एक एक मिनट में बताता हूँ। सी ऑलरेडी एक सर्वर है हमारे पास, हाँ। ठीक है, जिसका आईपी है समझो 10.1.2.3, ठीक है, ये इस का आईपी है, ये हम लोग ने बना दिया, एंड ये जो आईपी है वो 5-6 जगह पे हम लोग ने अपडेट किया हुआ है, ठीक है, अलग अलग पेज या अलग अलग एप्लीकेशन कोड्स और सर्वर्स में, ओके। ये अगर सर्वर क्रैश होता है, सो हमको दूसरा सर्वर बनाना पड़ेगा। सही है। अभी अगर दूसरा सर्वर बनाया तो उसको मैं सेम आईपी दे सकता हूँ क्या? नहीं अगर उसी सबनेट बनाया तो सेम आईपी नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। नहीं। अब अगर मुझे ये सेम आईपी यूज करना है तो मेरे लिए दो ऑप्शन है, इधर मैं नया सर्वर बनाया और उसको जो आईपी मिला 10.1.2.4 समझो फॉर एग्जांपल, तो जो .4 आईपी है वो मुझे ये 4 जगह पे अपडेट करना पड़ेगा, ओके। करेक्ट। एक ये ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन, मुझे अगर सेम आईपी यूज करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मुझे क्या करना ओके। होगा कि अगर मैंने ये सर्वर डिलीट कर दिया तो ये आईपी फ्री हो जाएगा, और वो इधर डाल देने का, समझ और गया मैं, वही हाँ। वही सर्वर का बैकअप लेके अगर मैंने फिर से सर्वर बनाया तो आई कैन यूज दैट सेम आईपी एड्रेस। ओके। ऐसा रियल टाइम कभी होता है क्या कि कोई सर्वर में कोई फॉल्ट आ गया, मतलब ये ऐसा कब होता है? बहुत बार होता है ऐसे। ऐसा बहुत बार होता है। जैसे पर नहीं, वो लोग नोटिफाई करते, AWS भी GCP भी सब लोग। अगर समझ लो हमारे साइड से होता है ना तो उनका कोई फॉल्ट नहीं, ठीक है, कि हमने समझ बराबर। लो कोई कोड डिलीट कर दिया, OS करप्ट कर दिया पैच वगैरह करते टाइम, तो हमारा फॉल्ट है। बट GCP अगर अंडरलाइन, ये वर्चुअल मशीन है, तो इसके अंडरलाइन हार्डवेयर का अगर मेंटेनेंस GCP कर रहा है, देन दे विल प्री नोटिफाई, 2 वीक 3 वीक पहले मेल आएगा कि ये जो अंडरलाइन हार्डवेयर है, जैसे समझ लो ये मैंने सर्वर बनाया 2010 में, एंड अभी 2020 में वो लोग हार्डवेयर चेंज कर रहे, डेटा सेंटर चेंज कर रहे, तो वो लोग वर्चुअल मशीन शिफ्ट करते फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर। तो अगर हार्डवेयर चेंज कर रहे तो हमको नोटिफाई करेंगे कि इस सर्वर को नेक्स्ट कोई तो डेट होगा उनका जिस दिन पे उनका होने वाला है, ठीक है, तो ये डेट के पहले कभी भी आप इसको माइग्रेट कर लो या बैकअप ले लो या स्टॉप करके एक बार स्टार्ट कर दो। कभी भी हम लोग वर्चुअल सर्वर स्टॉप करके स्टार्ट करते हैं ना तो वो हार्डवेयर चेंज कर देता है।
अच्छा, ओके सेम, ओके। बिकॉज जीसीपी को पता नहीं है कि आप एक बार स्टॉप कर रहे हो तो कितना बाद चालू करने वाले हो। बराबर। हाँ देखो, हम लोग को जीसीपी चार्ज कैसे करता है, इफ यू आर रनिंग दैट सर्विस, वो सर्वर रन हो रहा है तो आपको चार्ज लगेगा, अगर वो सर्वर रन नहीं हो रहा है तो चार्ज नहीं लगेगा। बट हाँ, व्हेन आई एम नॉट रनिंग दैट सर्वर, जीसीपी उस सर्वर को मेरे अकाउंट से निकाल नहीं देता है ना, सर्वर तो मेरे अकाउंट में ही है, राइट। बराबर। तो दैट मीन्स कुछ कैपेसिटी मेरे लिए अलॉटेड रखा है। बट बैकएंड हम्म। क्या करता है, वो सिर्फ मेरे जो असेंशियल्स है, मतलब वॉल्यूम आईडी, इंस्टेंस टाइप, देन इंस्टेंस के अंदर का डेटा, इतना कुछ रिटेन करके रखेगा। सर्वर निकाल देगा, वर्चुअल मशीन निकाल देगा, एंड वेन एवर आई बराबर। स्टार्ट दैट सर्वर अगेन, तो ये जो डेटा उसने रिटेन करके रखा था वो डेटा यूज करके एक नया सर्वर नए हार्डवेयर पे बना के मुझे दे देगा। करेक्ट करेक्ट। ओके, हाँ। ये उनका मतलब इंटरनल समझ लो प्रोसेस है। सो अब ये हम्म। चीज अगर उनके साइड से करते तो हमको प्री नोटिफाई करते, ये चीज उनको प्री नोटिफाई ना करना पड़े, इसीलिए जीसीपी ने एक फीचर लॉन्च किया है जो जीसीपी ने ही सबसे लाया है, अभी तक किसी के पास नहीं है, दैट इज कॉल्ड लाइव माइग्रेशन। ठीक है, ये लाइव माइग्रेशन जीसीपी का एक फीचर है। तो लाइव माइग्रेशन क्या करता है ना, कि हमारा जो सर्वर है, अगर जीसीपी कुछ मेंटेनेंस कर रहा है तो सर्वर रनिंग रहेगा, हमारा एप्लीकेशन रनिंग है, सर्वर रनिंग है, आईपी एंड ऑल सब कुछ उस पर अटैच्ड है। तो वो रनिंग सर्वर किसी दूसरे हार्डवेयर पे शिफ्ट करेगा, उसके हार्डवेयर का जो भी मेंटेनेंस उसको करना है वो करके फिर से मेरे सर्वर को मेरे ओरिजिनल हार्डवेयर पे ला देगा। हम्म। ये लाइव माइग्रेशन का फीचर जीसीपी करता है। ओके। ओके, तो हमको उसका अभी इंटरनल हार्डवेयर का इतना क्या प्रोसेस हो रहा है उसका डिपेंडेंसी आता नहीं है, मतलब वो हम लोग का काम कर सकते हैं। करेक्ट। ये जैसे VMware में होता है, वी मोशन होता है। हाँ, दैट इज ऑल्सो लाइव लाइव, जो मशीन होता है वो उसको एक हम एक लोग वर्चुअल एक वर्चुअल मशीन मशीन। को दूसरा होस्ट पे शिफ्ट कर सकते हैं, करेक्ट, हाँ। हाँ, सो वैसा ही है ना ये फिर। हाँ, पर वो VMware का कंट्रोल क्या अपने पास रहता है ना, सो क्लाउड हाँ। थोड़ा ये मुश्किल हो जाता है, बिकॉज क्लाउड में अंडरलाइंग हार्डवेयर कब मेंटेन होने वाला है या समझो डीकमीशन होने वाला है वो हमको पता नहीं है। सो हम्म। तो वो अपने क्या बोलते हैं, प्रोवाइडर के हाथ में, क्लाउड प्रोवाइडर के हाथ में, तो जीसीपी वो उतना हैंडल कर लेता है। ठीक है, ये जो अच्छा। डायनामिक आईपी का जो इशू हाँ बोला ना हाँ आपने, इसको हाँ हमेशा हम लोग यही ध्यान रखना है कि क्लाउड में जब भी करते हैं तो होस्ट नेम यूज करो, नहीं तो यूआरएल यूज करो। वो, हाँ, सबसे उसका बढ़िया या होता फिर बेस्ट प्रैक्टिस वुड बी, कोई भी प्रोडक्शन सिनेरियो हो या डेव में भी, तो मोस्टली प्राइवेट आईपी पे कम्युनिकेशन करने का। जो हम लोग ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी लेते हैं ना, या डायनेमिक आईपी तो चेंज हो ही जाता है, पब्लिक आईपी, हम्म। प्राइवेट हम्म। आईपी चेंज नहीं होता है अगर सर्वर स्टॉप किया तो भी। हम्म। नहीं तो यूआरएल उनका फ्री ही रहता है, तो फिर वो यूज हाँ करके कनेक्ट करना है, हाँ वही बेटर। अगर पे नहीं करना हाँ, चाहिए तो मतलब जो बेटर। डीएनएस रहता है, प्राइवेट डीएनएस या हम्म। डीएनएस, वो हम्म। चेंज नहीं होता। सॉरी, पब्लिक डीएनएस चेंज होता है, प्राइवेट डीएनएस चेंज नहीं होता। मतलब पब्लिक DNS। मतलब जैसे कोई भी वीएम क्रिएट होता है ना, तो उसको आईपी भी हाँ। मिलता है और उसके साथ डीएनएस भी रहता है। सो डीएनएस एज इन समझ लो IP.compute.gcp डॉट ऐसा, मतलब उनका एक इंटरनल एड्रेस बनता है। हाँ 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 हाँ, करेक्ट वो वाला, करेक्ट। मतलब वो अगर एड्रेस भी यूज़ किया तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ आईपी से यूज़ करो। सो तो क्या आप क्या बोल रहे हो, सर्वर अगर रिस्टार्ट हुआ तो DNS चेंज हो जाएगा, इज इट? डीएनएस चेंज होता है, ऑटोमेटिक जो दिया रहता है ना पब्लिक आईपी, स्टैटिक चेंज नहीं हाँ। होगा, ऑटोमेटिक वाला चेंज हो जाता है। बट जो प्राइवेट आईपी होता है, प्राइवेट आईपी चेंज नहीं होता है, सो वो रख सकते हैं हम लोग। हम्म। वो हम लोग सर्वर क्रिएट करेंगे तो अच्छे आप से सर्वर समझेगा। रिस्टार्ट पे बोल। सर्वर रिस्टार्ट होता है ना, तभी की बात है ये तो। बट सर्वर रिस्टार्ट पे अपना जो एक्सटर्नल IP है वो तो रिटेन रहता है, राइट? एक्सटर्नल माने स्टैटिक आईपी ना, हाँ। हाँ वो रिटर्न रहता है। सिर्फ DNS चेंज हो जाएगा, राइट? डीएनएस वो भी एक्सटर्नल, जब भी आईपी लेते हैं ना हम लोग, तो एक्सटर्नल आईपी के हिसाब से ही डीएनएस बनता है, ठीक है, तो वो चेंज नहीं होगा। सो ऐसा आप मतलब इसको इन शॉर्ट ऐसा समझो कि इफ आई हैव टेकन अ स्टैटिक आईपी तो स्टैटिक डीएनएस बनेगा, तो वो चेंज नहीं होगा, करेक्ट। ठीक है। ओके। इफ आई हैव टेकन अ डायनेमिक आईपी
तो स्टॉप स्टार्ट पे चेंज होगा, बस उसको सिंपली ऐसे ध्यान में रखो। अच्छा, स्टॉप स्टार्ट पे भी, ओके ओके। हाँ, स्टॉप सर्वर स्टॉप किया इसके लिए तो देखो चेंज क्यों होता है ना, बिकॉज व्हेन वी स्टॉप द सर्वर वो लोग वर्चुअल मशीन निकाल देते होस्ट पे से। हम्म। ऐसा, तो अभी वो आईपी किसको अटैच रखेगा, ऐसा। तो क्योंकि वो आईपी रिलीज कर देते, डायनेमिक आईपी लिया रहता है ताकि वो कोई और यूज कर सके, तो आईपी रिलीज हो जाता है, स्टैटिक आईपी रिलीज नहीं करते, इसीलिए हमको स्टैटिक आईपी का फिर वो लोग कॉस्ट लगाते। अच्छा। ओके। इवन तो मैंने रिजर्व नहीं करके रखा है आईपी, तो फिर भी। हाँ, रिजर्व नहीं किया है तो वो ऑब्वियसली चेंज होने ही वाला है, जैसे ये रिजर्व। नहीं ना, चेंज नहीं होगा ना अगर मैं, मेरा एक सर्वर है, ये हाँ मैं स्टॉप करके रखूंगा, ठीक है। अभी जैसे हाँ मेरा एक जीसीपी में ऑलरेडी एक विंडोज सर्वर है, हाँ। उसको मैंने शट डाउन करके रखा, तो उसका एक्सटर्नल आईपी थोड़ी चेंज हो जाएगा। एक्सटर्नल आईपी चेंज नहीं होगा, ये जो एक्सटर्नल एड्रेस है ना 35.208, ये मैंने अगर किसी सर्वर पे अटैच किया एंड सर्वर को स्टॉप कर दिया हमेशा के लिए, तो भी ये आईपी चेंज नहीं होगा। नहीं नहीं दोस्त, नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इसको हमने ये नहीं किया, कि अगर मैंने इसको रिजर्व नहीं किया, फॉर एग्जांपल मैं एक लाइव हाँ एग्जांपल देता हूँ। मैं हम लोग ऑलरेडी जीसीपी यूज कर रहे हैं, उसके अंदर हमने ऑलरेडी एक विंडोज सर्वर बनाया है, करेक्ट। बराबर, वो हम अभी यूज कर रहे हैं ऑलरेडी। तो अगर उसको मैंने बंद कर दिया मतलब उसको स्टॉप कर दिया हाँ, टेम्पररीली, तो उसका पब्लिक आईपी तो चेंज नहीं होगा ना। नहीं चेंज हो जाएगा ना, देखो एक सेकंड हम लोग चेक कर लेते हैं ना। सो पब्लिक आईपी डायनेमिक है या स्टैटिक है? डायनेमिक। हाँ, हमने कुछ खरीद के नहीं रखा है ऐसा, अच्छा, मतलब खरीद अलग के से नहीं रिजर्व रखा करके ना, नहीं रखा। ठीक है ठीक है, ओके। बट कोई नहीं, ये तो सर्वर अपन देखेंगे तभी तभी देख सकते तभी हैं, भी ऐसा चेक कुछ। सकते कर सकते, ठीक है, कोई इशू नहीं। हाँ, क्योंकि, हाँ, क्योंकि अगर हमने वो इंस्टेंस डिलीट किया, मतलब ये मेरा मानना है, आई कैन बी रॉन्ग, बट मेरा ये मानना है कि जब भी इंस्टेंस हम रिमूव करेंगे ना, हम्म। तभी ही उसका वो जो पब्लिक आईपी उसको असाइंड है वो रिमूव होगा। नहीं नहीं, एक सेकंड। एफिमेरल मिल रहा है, एक्सटर्नल आईपी एफिमेरल, ठीक है मिल रहा है, ओके। ठीक है, इसको ये एक्सटर्नल आईपी मिला 35.232.1.190.57, ओके। हम्म। सर्वर रनिंग है। ये डायनामिक है ना, ये हाँ, वाला। ये डायनेमिक है। हम्म। ओके। एक्सटर्नल आईपी नन हो गया, चला गया वो आईपी। अभी स्टार्ट कर इसको।
नया आया, वो 35 से स्टार्ट हो रहा था, ये 34 से आया। हाँ ये नया है। सो ओके। एक्सटर्नल आईपी डायनेमिक रहता है हमेशा, इतना कोई भी क्लाउड नहीं देगा। सो पब्लिक आईपी जो मिलता है हमको विदाउट रिजर्विंग अ स्टैटिक आईपी, जो भी पब्लिक हम्म। मिल रहा है दैट इज ऑलवेज डायनेमिक। हम लोग ओके। रिजर्व करना ही पड़ेगा अगर उसको स्टार्ट स्टॉप पे सेम रखना है। ये इशू इसके लिए होता है, बहुत बार होता है, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में करते थे कि एक्सटर्नल आईपी मिल गया ना, ठीक है, तो अभी हम्म। मैंने समझो कोई डोमेन लिया हुआ है दर्शन.com का, और उसका ए रिकॉर्ड पे मैंने ये आईपी इंसर्ट कर दिया। अब सर्वर में बराबर। के लिए मैंने स्टॉप करके स्टार्ट किया, तो सर्वर रीच ही नहीं होने का। सो हाँ। हम लोग देखते थे कि रिकॉर्ड में जो आईपी है वो और सर्वर का आईपी अब चेंज हो चुका है, तो फिर से वो आईपी अपडेट करने जाओ। उससे अच्छा हम्म। स्टैटिक रहेगा तो बार बार अपडेट नहीं करना पड़ता। हमेशा ये रिकॉर्ड के लिए प्राइवेट मतलब लेना स्टैटिक बेटर है। आईपी यूज होता ऑलवेज है। एंड स्टैटिक लेना है। एंड अगर स्टैटिक आईपी हमेशा यूज नहीं करना चाहते हो ना, सो फॉर लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर का आईपी और ये सब मैटर ही नहीं करता है, बिकॉज लोड बैलेंसर के बैकएंड में इंस्टेंस इंटरनली कनेक्ट होता है प्राइवेटली बेसिस पे। तो सिर्फ लोड बैलेंसर का रिकॉर्ड जाएगा आपके डीएनएस में, एंड लोड बैलेंसर के अंदर फिर कितना भी इंस्टेंसेस अटैच करो वो लोग प्राइवेटली बात करते हैं। तो वहाँ पे आईपीज मैटर नहीं करते। स्टैटिक आईपी कभी भी लोड बैलेंसर बनाए तो स्टैटिक आईपी निकल जाएगा सिनेरियो से। ओके, और वो लोड बैलेंसर को एक स्पेसिफिक आईपी असाइन हो आईपी जाएगा, मिलता राइट? है, हाँ। और वो लोड बैलेंसर का इंटरनल डीएनएस होता है, तो जो इनका जो क्लाउड डीएनएस सर्विस होता है, तो वो डीएनएस सर्विस में डायरेक्टली वो लोग बैकएंड में, जैसे हम लोग ऑप्शन में आता है ना ड्रॉप डाउन कि कौन सा सर्विस लेना है, तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन में लोड बैलेंसर आता है, वो सिलेक्ट किया तो वो इंटरनली उसमें से, और वो रिकॉर्ड्स भी खुद ही पब्लिश कर देता है लोड बैलेंसर का जो भी आईपीज वगैरह लेना है। तो मतलब उतना हमको ओवरहेड नहीं है स्टैटिक आईपी मेंटेन करने का। ओके ओके, Okay. समझा। कुछ कुछ डाउट है, बट आई थिंक वो अपन जब भी लोड बैलेंसर ये हाँ देखेंगे तो वो तो वही मतलब वो लोड अभी अभी तक हम लोग ने समझो वीपीसी में आज वीपीसी और एक्सटर्नल आईपी देखा, ठीक है। अभी जो अपना जयेश है ना, अपना लोड बैलेंसर भी ऐसा ही काम करता है ना सारा। जो अपना प्राइवेट सर्वर रहता है उसको, उसके लिए तो कोई पब्लिक आईपी नहीं रहता है। हाँ। करेक्ट। हाँ, सारा लोड बैलेंस पे आता है, वहां से वो रिडायरेक्ट कर लेता है। मतलब लोड बैलेंसर पे हमको वो सेटिंग्स करना पड़ेगा कि कौन सा कॉल कहाँ पे जा रहा है, बस उतना। हाँ वो जो राउटिंग है रीडायरेक्टिंग टू डिफरेंट पोर्ट्स एंड डिफरेंट सर्वर्स, वो आप लोड बैलेंसर के साइड सेटिंग करते हो। बाकी करेक्ट। पब्लिक आईपी का हमको ज़रूरत नहीं है उसमें। ओके, तो हम लोग ने समझो वीपीसी नेटवर्क्स और एक्सटर्नल आईपी एड्रेसेस देखा, प्रीमियम टीयर नेटवर्क एंड ऑल। सो मैं इसका लिंक्स आज अटैच कर दूंगा वो डॉक्यूमेंट में। वो डॉक्यूमेंट का लिंक मैंने भेजा ना आपको, जिसके अंदर मैं लिंक्स डाल रहा हूँ सारे, ठीक है। किधर है, व्हाट्सएप पे भेजा क्या? हाँ व्हाट्सएप के अंदर लिंक डाला था। वो डॉक्यूमेंट का लिंक सेम रहेगा, मैंने गूगल डॉक्स में एक डॉक बना दिया है। नहीं यहाँ पे नहीं है वो, कौन सा, एक सेकंड, ठीक है दूसरा अकाउंट में रहेगा, आपके व्हाट्सएप में रहेगा वो।